वेलकम बैक दिस इज टुडेज वीड्स एंड आई एम योर आशुतोष सर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ऐसी वीडियोस देखने को आपको भी आदत नहीं होगी, ना ही मुझे बनाने की आदत है। ऐसे आप मुझे देखते थे और मैं दिखता था, ठीक है? अभी मैं दिख नहीं रहा हूँ, केवल सुनाई दे रहा हूँ, ठीक है? तो ये भी एक हो गया, एक तरीके से ड्रामेटिक मोनोलॉग हो गया। जो हमारी वीडियो है वो ऑलरेडी माय लॉर्ड जिस पे केवल एक बोल सकता है और बाकी सब सुनते हैं। यहाँ पे बोल कौन रहा है? यहाँ पे सिर्फ मैं बोल रहा हूँ और आप सभी लोग सुन रहे हैं। पार्टिसिपेट नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल आप कमेंट बॉक्स में अपना आइडिया ना डालें वहाँ पे, ठीक? कोई अपना रिस्पॉन्स डाले। तो माय लार्ज डचेस जो हमारी पोएट्री है, उसका जो फॉर्म है वो है ड्रामेटिक मोनोलॉग। कुछ चीज़ें मुझे इसमें स्पेसिफिक क्लियर करनी है, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा पूरा लेक्चर, ठीक है? ऑलरेडी जो है मैं इस तरह पहली बार वीडियो शूट क्या करूँ मैं इसको वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, शूट ही ना कर रहा हूँ। वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ डेस्कटॉप की, क्योंकि इटालियन बैकग्राउंड था, इसमें जो कैरेक्टर के नेम है बहुत डिस्टर्ब कर रहे थे बोलने में मुझे, इसलिए मैं सोचा कि पहली बार मैं ऐसा बनाता हूँ, ठीक है? नोट पॉइंट ये, कोई भी बच्चा कमेंट बॉक्स में ये मैसेज नहीं करेगा, सर इसी तरह की वीडियोज़ बनाइए, क्योंकि ये मैं बार-बार नहीं बनाने वाला, ठीक है? इस तरह से तो मुझे बहुत ऑकवर्ड लग रहा है ऐसे भी बनाने में। चलिए, तो माय लॉर्ड डचेस पोएट्री हमारी, इसका जो फॉर्म ऑफ पोएट्री था वो क्या है? ड्रामेटिक मोनोलॉग, ठीक है? किसी बच्चे को अगर व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, उसका जो नंबर है व्हाट्सएप का मेरा, वो कमेंट बॉक्स में आप वहाँ से जाके मैसेज कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, लाइव क्लासेस चलती हैं हमारी, ठीक है? लाइव क्लास मतलब होता है लाइव, मतलब लाइव ही होता है, रिकॉर्डेड नहीं होता। लाइव क्लास मतलब लाइव क्लास चलती है, ठीक है? अभी मैं ये पोएट्री वीडियो बना रहा हूँ, ये माइंड में रखते हुए कि ये बीए 3rd सेमेस्टर लखनऊ यूनिवर्सिटी के हिसाब से बना रहा हूँ। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी की सारी लाइव क्लासेस चलती हैं और अदर 12 यूनिवर्सिटीज़ के एनईपी की नॉन एलयू की भी क्लासेस चलती हैं, जिसमें जो है एमजीकेवीपी, एमजेपीआरयू बाकी सभी यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, सीएसएमयू एंड ऑल दैट, ठीक है? तो उनकी भी लाइव क्लासेस चलती हैं, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। चलिए बहुत लेक्चर हो गया, पढ़ते हैं। तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री ऑफ माय लॉर्ड डचेस, ठीक है? हिस्ट्री यानी इतिहास, जो कि मेरा सब्जेक्ट है नहीं, लेकिन पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ज़रूरी है पोएम को पढ़ाने से पहले। इस पोएम को लाइन बाय लाइन हम बाकी के पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है? अभी हम पढ़ेंगे केवल हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में ये रहा सबसे पहला सॉर्डिलो। सॉर्डिलो इनकी जो पोएट्री थी, उसमें भी जो है जो कवर है हिस्ट्री वो क्या है? इटालियन हिस्ट्री कवर है, ठीक है? ये सॉर्डिलो जो पोएट्री है पहले आई थी हमारी माय लॉर्ड डचेस की पोएट्री से, वो पहले आई थी। इतना क्लियर हो गया आपको? सुनते चलिएगा, आराम से नोट करते चलिएगा और हाँ, पीडीएफ है ये मैंने बनाई, बहुत मेहनत किया है। अगर आपको लेनी है तो व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप मुझसे ले सकते हैं, ठीक है? वैसे पीडीएफ बहुत अच्छी है, अभी पूरा आप देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले जब पोएट्री आई थी माय लॉर्ड डचेस, तब इसका नाम माय लॉर्ड डचेस नहीं था। एक कलेक्शन था ड्रामेटिक रोमांसेस एंड लिरिक्स, इस कलेक्शन में ये आई थी, लेकिन उस समय इसका नाम माय लॉर्ड डचेस नहीं रखा गया था। उस समय उसका नाम क्या रखा गया था? इटली रखा गया था। देखिए ध्यान से, इटली रखा गया था, 1842 में आई थी, ठीक है? क्लियर हो गया? लेकिन इकलौती यही नहीं थी, बगल में फ्रांस भी थी, यानी इटली एक नाम ये हो गया, एक नाम था फ्रांस, दोनों एक साथ ही आई थी। क्लियर हो गया? और दोनों का थीम भी सेम ही था। दोनों में कोई ड्यूक होता है, कोई डोमिनेंट मेल कैरेक्टर होता है और वो फीमेल के बारे में बात करो तो जो ऑलरेडी मर चुकी होती है या मरने वाली होती है। तो दोनों का थीम ये सेम ही रखा था इन्होंने। क्लियर हो गया? चलिए, अभी हम पढ़ेंगे कि हमारे जो पोएट हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग, इनको पता कैसे चला हमारे कैरेक्टर अल्फांसो सेकंड, चाहे कैरेक्टर बोले चाहे हम स्पीकर ऑफ द पोएम बोले, जो स्पीकर हैं हमारे, ठीक है? तो अभी एकदम भयंकर रिसर्च है, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा कि पता कैसे चलता है कि रॉबर्ट ब्राउनिंग को कि अल्फांसो सेकंड इटली में कोई एक हिस्टोरिकल फिगर था, एक ऐतिहासिक कोई फिगर वहाँ पे था, ठीक है? तो सबसे पहले इटली इन जून 1838, इसमें जो है हमारा जो पोएट है वो गए थे कहाँ? इटली में। लेकिन वो फेरारा नाम की जगह पे नहीं गए थे, जो जगह यहाँ मेंशन है उस जगह पे वो नहीं गए थे। ये चीज़ ध्यान रखेंगे आप, क्योंकि जून की जो 1813 की जो उनकी पूरी जर्नी है एक डायरी एंट्री के फॉर्म में अवेलेबल है, जिसमें प्रूवन है कि ये फेरारा में नहीं गए थे, ठीक है? तो इनको पता ही नहीं चल सकता था फेरारा के बारे में। क्लियर हो गया? ये हमारे पास डेट ऑलरेडी मेंशन है कि 1838 में जून गए थे, ठीक है? और वहाँ पे इन्होंने सॉर्डिलो पोएम का भले ही थोड़ा बहुत पढ़ा होगा और जो इन्होंने बायोग्राफ़ीज़ पढ़ी है, उसमें उन्होंने सॉर्डिलो का पूरा जो भी बैकग्राउंड उनकी पोएम के लिए चाहिए था, उन्होंने वो सब कलेक्ट किया होगा। सॉर्डिलो पोएम पहले आई थी, हमारी माय लॉर्ड डचेस की पोएम से पहले सॉर्डिलो आई थी। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए, आगे चलते हैं। तो जब ये रिसर्च कर रहे थे अपनी सॉर्डिलो पोएम के लिए, जैसे कि मैंने लिखा है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ सॉर्डिलो, जब ये रिसर्च कर रहे थे, तब जो है इन्होंने बहुत सी चीज़ें पढ़ी थी, तब इन्होंने पढ़ा था ईस्ट फैमिली ऑफ फेरारा। ये ऑलरेडी जो है वहाँ पे इटली में जाके नहीं जाने थे, इन्होंने पढ़ा था। क्लियर हो गया? जिसमें इन्होंने बायोग्राफीज़ यूनिवर्सला 1822 पढ़ा होगा, ये इन्होंने पढ़ा था
और उसके बाद ये जो वर्क आपको दिख रहा है, ये मैं बोलने में जा रहा हूँ कि मैं बोल पा नहीं रहा हूँ, ठीक है? बहुत देर से परेशान हो रहा था इसलिए मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ ऐसे। इसका भी इन्होंने वर्क पढ़ा था, इसीलिए सॉर्डिलो पोएम इनकी वो पहली पोएम थी जहाँ पे ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो हमारा इटली का है, इसके बारे में वो पहली बार जानते हैं। याद रखिएगा 1822 में इन्होंने पढ़ा, बहुत पहले से पढ़ रहे थे, 1838 में इटली गए थे, लेकिन 42 में हमारी ये पोएम पब्लिश होती है, इटली नाम के टाइटल से। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए, अब आगे चलते हैं नीचे। ओके, तो अभी हमें पता है कि एट द सेम टाइम ब्राउनिंग हैज़ एंगेज्ड अ रिव्यूइंग, ये क्या था? ये रिव्यूइंग का काम कर रहे थे, रिव्यू करते थे। एक वर्क था आर.एच. वाइल्ड्स का कंजेक्चर्स एंड रिसर्चेस कंसर्निंग द लव, मैडनेस एंड इम्प्रिजनमेंट ऑफ टर्कटो तासो। तर्कतो तासो, ये बंदा इंपॉर्टेंट है। तर्कतो तासो के ऑलरेडी पैट्रन थे। कौन था वो पैट्रन? पैट्रन समझिए, पैट्रन जैसे कि आप यहाँ समझते हैं आईपीएल आईपीएल एंड ऑल दैट होता है तो इसको स्पॉन्सरशिप मिलती है ना, वैसे ही उस समय पैट्रन हुआ करते थे। तो पैट्रन के अंदर आर्ट्स, म्यूजिक्स ये सब के जो कलाकार होते हैं वो लोग काम करते थे। तो तर्कतो तासो जो है पोएट है। कौन है? इटालियन पोएट है, ठीक है? देख पा रहे हैं यहाँ पे। तर्कतो तासो के पैट्रन थे अल्फांसो सेकंड। इन्होंने बहुत कुछ लिखा है अल्फांसो सेकंड के बारे में। किसने? तरकतो तासो ने। अल्फांसो सेकंड के बारे में बहुत कुछ लिखा है और वो चीज़ इस पूरे वर्क में यहाँ पे मेंशन है जो कि आर.एच. वाइल्ड्स का है, ठीक है? इसी को ही इन्होंने रिव्यू किया था और ये जस्ट 4 महीने पहले है, यानी कि 1842 में अगर 4 महीने देखेंगे तो जुलाई से अगर काउंट करेंगे, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। नवंबर 1842 में अगर एक कलेक्शन आया था तो जुलाई में इस वर्क को ऑलरेडी वो जो है रिव्यू कर रहे थे। और ये मैगज़ीन जो हम दिखा रहे हैं द फॉरेन क्वार्टरली रिव्यू, ये जो वर्क, ये जगह है जहाँ पे ये काम कर रहे थे कौन? हमारे रॉबर्ट ब्राउनिंग रिव्यूइंग का काम कर रहे थे। तब इन्होंने इस वर्क के संपर्क में कह लो या फिर इस वर्क के जो है इन्फ्लुएंस में आकर के इनको ये पूरा अल्फांसो सेकंड के कैरेक्टर के बारे में पता चला होगा, क्योंकि कोई तभी किसी के चीज़ के बारे में लिख सकता है जब उसको पहले से पता हो उसके बारे में। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम आज मान लेते हैं हमें बाबर के बारे में लिखना है, हमारा इंडियन कैरेक्टर है ना, वो हिस्टोरिकल फिगर है। फिर मान लेते हैं हमें शिवाजी द महाराज के बारे में लिखना है, तो जब तक हम उनके बारे में पढ़ेंगे नहीं, तब तक हम उनके बारे में लिख नहीं सकते ना। तो वैसे ही हमारे रॉबर्ट ब्राउनिंग जो है पहले पढ़े होंगे अल्फांसो सेकंड के बारे में, तभी ना लिख पाए होंगे। तो वही हम आपको बता रहे हैं, इन्होंने पढ़ा कहाँ होगा, किस वर्क में पढ़ा होगा। क्लियर हो गया ये? और ये जो वर्क है बेल्स एंड परमिनेंट नंबर 3, यानी कि ये नंबर 3 मतलब थर्ड वॉल्यूम। एक्चुअली बेल्स बेल्स एंड पोमेग्रेनेट्स के जो है 8 वॉल्यूम्स आए थे पैम्फलेट फॉर्म में। ठीक है? ये मैंने यहाँ मेंशन लिखा नहीं है, भूल गया। तो पैम्फलेट फॉर्म में 8 वॉल्यूम्स आए थे। नंबर 3 का जो वॉल्यूम था जिसका ड्रामेटिक लिरिक्स नाम से इसका पूरा नाम था, इसी में ही हमारी जो है 1842 में आती है हमारी माय लॉर्ड डचेस, लेकिन उस समय उसका जो इन टाइटल जो नेम होता है वो इटली होता है, मैं पहले आपको बता चुका हूँ। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलो, यहाँ तक कोई डाउट नहीं ना? मुझे उम्मीद है कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, वैसे दिख तो रहा ही होगा, साथ में पढ़ते भी चल रहे होंगे। आगे चलते हैं। अब बात आती है 1849 की। 1849 वो वक़्त होता है जब जो है ब्राउनिंग जो है अपनी इस पोएट्री में नाम मेंशन करते हैं माय लॉर्ड डचेस एंड फेरारा। क्लियर हो गया? तो फेरारा वर्ड जो सबसे ऊपर आपको दिखता है ना पोएट्री में, जो सबसे नीचे ले जाता हूँ मैं इसको ज़रा। ये देखिए, यहाँ जो फेरारा वर्ड दिख रहा है आपको, ये जो फेरारा वर्ड है वो 1849 में रॉबर्ट ब्राउनिंग ने यहाँ पे मेंशन किया है। क्लियर? पहले यहाँ पे मेंशन नहीं था। पहले ये ऐसे यहीं से स्टार्ट हो रही थी, दैट्स माय लॉर्ड डचेस पेंटेड ऑन द वॉल, यहीं से स्टार्ट हुई थी। लेकिन 1849 में रॉबर्ट ब्राउनिंग ने इस नेम को मेंशन किया था अपनी पोएट्री में माय लॉर्ड डचेस के साथ ही। ओके, चलिए वापस चलते हैं, अभी बहुत सारा कुछ पढ़ना है हमें। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद नीचे चलते हैं। 1859 समझ में आ गया। अब उसके बाद हमें ये देखना है विलियम क्लाइड द वेन। ये एक्चुअली कौन है? ये एक लिटरेरी स्कॉलर है जो बाकी सारे वर्ड्स को पढ़ के वो अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं। तो इन्होंने पॉइंट ऑफ व्यू दिया, पूरा जो वर्क, ये पूरी पोएट्री है ये हमारी, ये पूरी पोएट्री पढ़ने के बाद इन्होंने कुछ बोला। वही चीज़ क्या लगती है हमें, एक आइडिया देती है कि जो कैरेक्टर है वो हमारा, वो एक्चुअली किससे संबंधित है हिस्ट्री में। तो इन्होंने बोला इन ऑलमोस्ट एवरी रेस्पेक्ट Alfonso II meets the requirement of Browning's Duke. He was a typical Renaissance grandee. He came from a proud East family, rulers in Italy for hundred of years, not merchant and upstarts like the Medici. He was cold and egotistical, vengeful and extremely possessive. एक्सट्रीमली पॉजिटिव पोएट्री में आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा कि कितना ज़्यादा पॉजिटिव था वो। एंड पैटर्न ऑफ आर्ट्स, पेंटिंग, म्यूजिक एंड लिटरेचर। ये क्लियर हो गया कि ये किसने बोला है? विलियम क्लाइड द वेन
ने बोला है। अगर आप इसका कभी भी जो है आपके इन टेक्स्ट या फिर टेक्स्ट रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट करके एक आता है ना कि क्वेश्चन आता है, उसमें ये चीज़ मेंशन करने वाली बहुत अच्छी लगेगी, ठीक है? इसलिए कह रहे हैं पीडीएफ ले लीजिएगा व्हाट्सएप मैसेज करके, ठीक है? तो आपको अच्छा लगेगा पढ़ के। आगे, लेकिन ये अनक्लियर है, कह रहे हैं व्हाई इट इज़ अनक्लियर हाउ क्लोज़ली ब्राउनिंग्स जो डचेस, अब देखिए डचेस क्या होता है? डचेस मतलब होता है जो एक रैंक होती है, एक फीमेल रैंक होती है जो इक्वल टू ड्यूक होती है। अब माय लॉर्ड डचेस यानी माय डचेस यानी कि अब वो डचेस मेरी यानी कि पत्नी यानी कि वाइफ़ हो गई। तो समझ में आ रहा है? तो यानी कि वाइफ़ की बात हो रही है यहाँ पे। तो ये बात कह रहे हैं कि कितना ज़्यादा क्लियर है कि जो डचेस की बात की जा रही है इसमें, वो रॉबर्ट ब्राउनिंग की फर्स्ट वाइफ़ ही है, क्योंकि उनकी 3 वाइफ़ थी, तीनों वाइफ़ में तीनों के तीनों मर गई थी, जिसमें से 2 सस्पेक्ट हैं कि दोनों की मरी कैसे कुछ पता नहीं चल पाता है। बहुत सारे रूमर्स और स्पेकुलेशन लगाए जाते हैं। बहुत लोग संदेह करते हैं इस बात पे कि अल्फांसो सेकंड उनको पॉइज़न दे देते हैं। ये बात भी हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे कि नहीं, वो पॉइज़न नहीं देते हैं, ठीक है? तो ये बात यहाँ पे क्लियर नहीं है कि बोथ दिखा है ना, बोथ वुमेन्स डेथ रिमेन मिस्टीरियस। वो एग्ज़ैक्टली पता नहीं चली थी, ठीक है? इसी पोएट्री में जो है यहाँ पे एक मेंशन होती है लाइन कि गेव कमांड्स देन ऑल स्माइल्स स्टॉप टुगेदर। ये लाइन 46 है मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लाइन 46 ही है, ठीक है? पोएट्री में देख लीजिएगा, लिखा है यहाँ पे माय लॉर्ड जस्ट लाइन 46, मैं भी देख रहा हूँ कहाँ लिखा है, ठीक है? तो ये लाइन मेंशन है पोएट्री में। इसमें क्या है कि गेव कमांड, मैंने कमांड दिया तो सारी की सारी स्माइल्स स्टॉप हो गए एक साथ। तो ये क्या है, प्रॉम्प्ट करता है, क्वेश्चन अराइज़ करता है रीडर के माइंड में कि किस तरह कमांड दिया भाई? तो एक्चुअली हमारे एक जो स्कॉलर पूछेंगे बाद में। यहाँ तक हमने आपको बता दिया, अब हम बात करेंगे अल्फांसो सेकंड के बारे में कि वो था कौन? और उसका थोड़ा-सा हिस्टोरिकल फिगर देखेंगे हम। इसके बाद हम जो है लुक्रीज़िया दी मेडिसी के भी पोर्ट्रेट के बारे में देखेंगे और उनके भी हिस्टोरिकल फिगर के बारे में देखेंगे, और साथ ही साथ हम ऑल 3 मैरेजेस को भी क्लोज़ली देखेंगे, ठीक है? चलिए, यहाँ कुछ लिखा है क्या मैंने? नहीं, ठीक है। द रियल ड्यूक ऑफ फेरारा, द रियल ड्यूक ऑफ फेरारा देख रहे होंगे आप, ये भाई साहब फ़ोटो लगी हुई है इनके बगल में, बहुत सही। तो मेन चीज़ हम आपको बताएँगे जिससे हमारी ज़्यादा वीडियो लंबी ना जाए, पढ़ने बैठेंगे तो लंबी हो जाएगी ना। तो सबसे मेन चीज़ क्या है, ये हैं हमारे किंग और ये हमारी हैं क्वीन, जिनके ये प्यारे पुत्र हमारे अल्फांसो सेकंड हैं, ठीक है? समझ में आ गया ना? ये हेरकुल सेकंड एंड रेने, ये चीज़ समझ में आई। और एक चीज़ और समझिए, फ्रांस, कहाँ के? फ्रांस के। अब दूसरी चीज़ क्या है जो आपको समझनी है, प्रॉब्लम बढ़ती कहाँ से है? ये इनके रहे, ये इनके कज़िन भाई हैं, ठीक है? किनके? अल्फांसो सेकंड के कज़िन भाई हैं ये, हेनरी सेकंड। ये एक लड़ाई में साथ दे रहे थे किसके? हेनरी सेकंड के साथ। वो वॉर थी किसके अगेंस्ट में? चार्ल्स फिफ्थ के अगेंस्ट में थी। यही तो दिक्कत वाली बात थी। ये एम्परर हैं होली रोमन एम्पायर के, तो यहाँ पे दिक्कत हुई थी। ये जो हमारे इरकोल भाई साहब हैं, जिनके इरकोल इनके जो डैड हैं, उनको पसंद नहीं आया था ये चीज़, ठीक है? तो इन इरकोल ने क्या किया, कैसिमियो फर्स्ट द मेडिसी, ये मर्चेंट थे, इनके साथ मिल कर के इन्होंने चार्ल्स फिफ्थ के ऊपर दबाव तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, बात पहुँचाई और जो मामला था पूरा वो सुलटाने की कोशिश की, तो बात काफ़ी हद तक संभल गई थी। तो चार्ल्स फिफ्थ ने कहा ठीक है, आप लोग जो है मुझे बताइए कि अब ऐसा दोबारा नहीं होगा। तो ऐसा करने के लिए क्या हुआ कि इन्होंने यानी कि अल्फांसो के डैड ने और कैसिमियो फर्स्ट द मेडिसी ने आपस में, कहते नहीं, पॉलिटिकल मैरिज होती है ना, तो पॉलिटिकल मैरिज को फ़ॉर्म करने की कोशिश की और बात तय हो जाती है। और कैसिमियो फर्स्ट द मेडिसी की बेटी के साथ एक कॉल सेकंड यानी अल्फांसो के साथ, जब वो 25 साल का होता है तब उसकी शादी तय होने की बात आगे बढ़ती है। यहीं तक हम समझेंगे, ठीक है? उसके बाद आगे चलते हैं। चलिए। उसके बाद देखा ना, टू स्टैंडर्ड द अलायंस बिटवीन द ईस्ट एंड द मेडिसी फैमिली, अल्फांसो देन 25 years old entered into the arranged marriage with Casimiro 14-year-old daughter Lucrezi de Medici in 1558। एक्चुअली यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन जो है गायब है। वो इन्फॉर्मेशन क्या है, पहले जो है लुक्रीजी दी मेडिसी के साथ नहीं तय होती है, सबसे एल्डेस्ट डॉटर के साथ जो है उसकी शादी तय होती है। लेकिन जो एल्डेस्ट डॉटर होती है वो 17 ईयर्स के ऑलमोस्ट एज में होती है और शादी के जस्ट पहले ही वो मर जाती हैं। उनका नाम होता है मारिया। ये चीज़ मैंने यहाँ नहीं लिखी है, तो मैं बता दे रहा हूँ आपको, मारिया नाम होता है उनका। वो शादी से पहले ही मर जाती हैं। बाद में शादी की जो है डेट टूट जाती है और बात जो है तय नहीं हो पाती। फिर से जो है पॉलिटिकल प्रेशर बनता है, फिर से बात तय होती है। उसके बाद जो थर्ड डॉटर होती है, थर्ड नंबर पे होती हैं लुक्रीजी दी मेडिसी। इनके साथ जो है शादी को तय करने की बात चलती है और शादी तय भी हो जाती है। देखिए 14 इयर्स ओल्ड होती हैं, इस बात का ख़ास ख़्याल रखेंगे, 14 साल की होती हैं, ठीक है? उसके बाद 3 डेज़ आफ्टर द वेडिंग अल्फांसो रिटर्न टू द फ्रांस, वो वापस चला जाता है अपने वही कज़िन के भाई को जो
लड़ाई में साथ देने के लिए। एक्चुअली जो उसे फ्रांस कुछ ज़्यादा ही पसंद था, ठीक है? एक हम आपको स्टोरी बताते हैं। जब ये फ्रांस में 18 साल तक था अल्फोंसो, तो वहाँ पे एक बाबा टाइप समझ लेते हैं, एक्चुअली उनका नाम है, लेकिन उनका नाम जब प्रोनाउंसिएशन करने में दिक्कत होगी, तो एक बाबा टाइप समझ लेते हैं हम। उनको उन्होंने एक प्रोफ़ेसी दी थी। तो प्रोफ़ेसी क्या थी? यानी कि भविष्यवाणी की थी कि तुम्हारी 3 शादियाँ होंगी और 3 में से तुम्हारी पहले 2 के साथ कोई संतान नहीं होगी, कोई तुम्हें मेल बेटा नहीं होगा और तीसरी के साथ ही तुम्हें जो है बेटा होगा। तो एक्चुअली ये प्रोफ़ेसी उसके मन में घर कर जाती है और कहीं न कहीं वो जो पहली वाइफ़ के साथ उतना वो जो है रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं बनाता है, ठीक है? क्योंकि उसे लगता है उसे कोई बेटा तो होगा नहीं, इसलिए वो थोड़ा-सा दूर-दूर होता है। देखिए आप देखिए 3 दिन बाद ही वो चला गया अल्फोंसो। अच्छी-खासी तो वाइफ़ सुंदर वाइफ़ थी उसकी, हाँ? कितनी बुरी बात है। चलिए, आगे देखते हैं। अब क्या होता है 1559 में अल्फोंसो वापस तो आते हैं, कहाँ पे? फेरारा में, लेकिन किस लिए? क्योंकि उनके फ़ादर की हो जाती है मृत्यु, टाटा बाय-बाय हो गया इनका, ठीक है? अब वो वहाँ पे ड्यूक बनने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए वो वापस आते हैं कि हाँ, चलो भाई सत्ता सँभालनी पड़ेगी, ठीक है? अब क्या होता है यहीं पे इनकी जो वाइफ़ है, उनकी तबीयत ख़राब होने लग जाती है और बात पता चलती है 21 अप्रैल 1561 को कि उनकी वाइफ़ की डेथ हो जाती है। अब ये बात जब पब्लिक में आती है तो फिर एलिगेशंस स्टार्ट हो जाते हैं, रूमर स्टार्ट हो जाते हैं, उन सबको लगने लगता है कि अल्फोंसो सेकंड ने अपनी फर्स्ट वाइफ को ज़हर दे दिया, ठीक है? तो रूमर्स स्टार्ट होने लग जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है? लेकिन मेरे हिसाब से यानी मेरे हिसाब से ठीक मेरे तो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे पास फैक्ट्स मौजूद हैं कि जो हमारी लुक्रीज़िया दी मेडिसी है, इनको ऑलरेडी जो है लंग्स में प्रॉब्लम थी, काफ़ी भयंकर प्रॉब्लम थी। ये हम आपको दिखाते हैं क्योंकि इनके जो कोर्टियर थे फिजिशियन वो जाते हैं। देखिए यहाँ पे ये लिखिए वी नो दैट ये वाला पूरा पढ़ते हैं हम आपके लिए वी नो दैट लुक्रीजिया सफर्ड फ्रॉम क्रोनिक लंग ट्रबल दैट हर फादर एंड मदर फ्रांसिस्को वर केप्ट कॉन्स्टेंटली इन्फॉर्म्ड विद रिगार्ड टू प्रोग्रेस ऑफ हर लास्ट इलनेस ठीक है और कोर्ट मेडिसिन देखिए कैस्मियो सेंट इज कोर्ट मेडिसिन टू फेरारा टू अटेंड हर ये एक्चुअली ये फैक्ट है ठीक है ये कोई बोली हुई बात नहीं है ठीक है, उसके बाद देखिए जो सिग्नोर ये जो इनके जो भी है प्रोनाउंसिएशन ये इन्होंने मेडिसी के ऊपर काम किया हुआ था इनके फैमिली के ऊपर, उनके पास एक्सेस था उस कॉपी का जो फिजिशियन गया हुआ था ना, उसकी फिजिशियन की रिपोर्ट इन्होंने देखी थी और मेंशन था कि हाँ, लुक्रेसी मेडिसी के पास मतलब ये उनको ये प्रॉब्लम थी और वो गए थे देखने फिरारा, ठीक है? तो इन एनी इवेंट इट इज़ डिफिकल्ट टू बिलीव दैट अल्फोंसो वाज़ सो रैश as to poison the young daughter of powerful Casimiro, his near neighbor and a man not to be trifled with. देखिए पड़ोसी में लड़ाई करना ज़्यादा सही होता है, वो उससे पॉलिटिकल लड़ाई तो बिल्कुल भी करना सही नहीं है, ठीक है? तो ये यहाँ पे बात तय हो जाती है कि इनकी जो है अल्फोंसो सेकंड ने इनको ज़हर तो नहीं दिया होगा, ठीक है? चलिए, अब यही बात जो है जब पूछते हैं हमारे कौन? हिराम कॉर्सन, ये हमारे एक जो एक स्कॉलर हैं, ये अमेरिकन प्रोफ़ेसर रह चुके हैं लिटरेचर के और काफ़ी जगह उन्होंने पढ़ाया है, इनका पोएटिक एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा है। देखिए, क्वेश्चन पूछते हैं किससे? रॉबर्ट ब्राउनिंग से क्वेश्चन पूछेंगे कि एक्चुअली आपका जो ये जो पोएट्री में नाम आपने दिया है, पोएट्री में जो आपने एक वर्स लिखा है, लाइन लिखा है कि आई गेव कमांड एंड ऑल स्माइल्स स्टॉप टुगेदर, इसका एक्चुअली लिटरल मीनिंग क्या है? ठीक है? तो उसका जवाब देते हुए रॉबर्ट ब्राउनिंग क्या कहते हैं कि यस आई मेंट दैट द कमांड्स वर दैट शी पुट टू डेथ मेरा मतलब ये था कि कमांड नहीं रहे होंगे कि उसको मौत के घाट उतार दिया जाए उसके बाद ये बोलने के बाद हिराम कॉर्सन लिख रहे हैं कि देन आफ्टर अ पॉज थोड़ा पॉज लेने के बाद ही एडेड ये और थोड़ा सा ऐड करते हैं विद अ कैरेक्टरिस्टिक डैश ऑफ एक्सप्रेशन ये एक्सप्रेशन को चेहरे पे लाते हुए कि जैसे कि उनके माइंड में कुछ आया हो एज इफ द थॉट हैड स्टार्टेड इन हिज माइंड उनके माइंड में कुछ चला ठीक है ये एक्चुअली जो पूरी लाइन है यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये ये जो लाइन है ये हिरम कॉर्सन ऐड कर रहे हैं एक दो डायलॉग के बीच में एक डायलॉग ये हमारे पास है ठीक और एक डायलॉग हमारे पास ये है तो इस दो डायलॉग के बीच में जो गैप है जो पॉज है उस पॉज को उन्होंने एक्सप्लेन किया हिरम कॉर्सन ने ठीक है ओके तो वो सेकंड डायलॉग क्या है और ही माइट हैव हैड हर शट अप इन द कॉन्वेंट देखिए कॉन्वेंट क्या होता है जहाँ पे आप समझते हैं चर्च में फादर और सिस्टर होती है तो सिस्टर जहाँ जहाँ जो जो सिस्टर्स की ट्रेनिंग होती है उससे हम कॉन्वेंट समझ सकते हैं ठीक है चर्च से संबंधित होता है ओके तो उन्होंने कहा ब्राउनी ने कि या फिर हो सकता है उन्होंने उसको कॉन्वेंट भेज दिया हो इसीलिए
इस पोएट्री को काफ़ी हद तक क्या समझा जाता है, ओरिजिनल पीस समझा जाता है। देखिए यहाँ पे हमने लिखा भी था आपके लिए, ये लिखा, माय लॉर्ड डचेस इज़ एन ओरिजिनल क्रिएशन इन मैनी रिस्पेक्ट्स। द पोएट ड्रू एट लीस्ट इन पार्ट ऑन हिज नॉलेज एंड अ पावरफुल ईस्ट फैमिली। इसीलिए कहते हैं ये काफ़ी हद तक ओरिजिनल क्रिएशन, क्योंकि जो भी रॉबर्ट ब्राउनिंग लिखा है वो उनकी खुद की इमेजिनेशन काफ़ी हद तक इसमें दिखती है, ठीक है? ऑल्दो थोड़ा-सा हिस्टोरिकल फिगर का इसमें हमें सीन मिलता है। अभी तक आपको समझ में आ गया? चलिए, अब हम पढ़ते हैं। देखिए, ये वही पोर्ट्रेट है। देखिए, ध्यान से देख लीजिए, ये वही पोर्ट्रेट है, जिस पोर्ट्रेट को यहाँ पे मेंशन किया गया, जिस पोर्ट्रेट को जो हमारा जो स्पीकर है, वो दिखाएगा एक लिसनर को। अब समझते हैं 2 वर्ड, स्पीकर कौन है आपको समझ में आ गया ना? स्पीकर हमारा अल्फांसो अल्फांसो सेकंड। पोर्ट्रेट हमने आपको आपके सामने दिखा दी है, ये है हमारी लुक्रेसी दी मेडिसी, इन्हीं की फ़ोटो होती है। अब बात तय होती है कि हम ये कैसे माने कि लुक्रेसी दी मेडिसी की ही फोटो है, वो उसकी सेकंड वाइफ की नहीं, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, लिसनर कौन है, वहाँ पे खड़ा कौन है, वहाँ सुन कौन रहा है? तो ये 2 चीज़ हमें यहाँ पे समझनी पड़ेगी। तो इसके लिए हमें थोड़ा-सा इनकी जो है ये देखनी पड़ेगी, शादियाँ, ठीक है? भाई 3-3 शादियाँ हैं। चलिए, तो 3 जुलाई 1558 को इनकी शादी होती है, अल्फांसो मैरिड करते हैं, शादी करते हैं। लुक्रेसी दी मेडिसी यानी लुक्रेसी दी कॉस्मो दी मेडिसी, इसको शॉर्ट नेम लुक्रेसी दी मेडिसी समझते हैं हम। इनसे शादी करते हैं, ठीक है? उसके बाद 21 अप्रैल 1561 को ये मर जाती हैं। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये भाई साहब एक्चुअली ये था नहीं, मैंने कैलकुलेट किया है। बहुत अलग जगह वेबसाइट्स पे से कोई बोल रहा है 16 साल में मरी, कोई बोला 17 साल में मरी। हमने क्या किया, इनकी डेट ऑफ बर्थ ली और डेट ऑफ डेथ लिया और पूरा कैलकुलेट कर लिया, 16 साल 2 महीने 7 दिन में मरी। ठीक है? अब ठीक है, अब किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं। 16 साल 2 महीने 7 दिन में मरी, ठीक है? तो ये जो है, इनसे पहले शादी करते हैं, उसके बाद ये मर जाती है, ठीक है? देखिए यहाँ पे लिखिए, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 16 साल, ठीक है? और मैंने पहले देखा था वहाँ पे 17 साल लिखा हुआ था। इन्होंने पॉइज़न कर दिया था, उनको जो है ज़हर दे दिया था। हाउएवर पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस इज़ मोर वाइडली एक्सेप्टेड कॉज़ ऑफ डेथ। ये मैंने आपको जो है इनके जो कोल्ड फिजिशियन थे वहाँ से मैंने आपको प्रूव कर दिया कि इनके जो है चेस्ट में, ब्रेस्ट में कुछ प्रॉब्लम थी, ठीक है? वो वहाँ से क्लियर हो गई। अब जब ये मर जाती हैं, तभी इनको हायर चाहिए, भाई राजा कौन आगे किसको बनाएँगे, तो दूसरी शादी तय करते हैं। तो ये 5 दिसंबर 1565 ये वो वक़्त होता है जब ये दूसरी मैरिज करते हैं बारबरा ऑफ एस्ट्रिया, ठीक है? बारबरा ऑफ एस्ट्रिया, इनसे ये शादी करते हैं, यहीं पे वो चीज़ है। देखिए ये कौन है, फर्डिनेंड फर्स्ट, ये हमारे जो है बारबरा के डैड हैं, ठीक है, पापा हैं, और हॉली रोमन एम्पायर के ये मतलब किंग हैं, ठीक है? यहाँ पे एक चीज़ है जो आपको पढ़नी पड़ेगी, एल्डेस्ट डॉटर है, तो हम इसको पढ़ने के लिए ऊपर चलते हैं, कहाँ चलते हैं? ऊपर, थोड़ा-सा ऊपर चलेंगे, ये देखिए यहाँ पे। हाँ। ये दैट शी हैज़ बीन पॉइज़न्ड, यहाँ पे सून आफ्टर लुक्रीज़ी द डेथ के बाद अल्फांसो बिगेन नेगोशिएटिंग विद फर्डिनेंड, काउंट ऑफ ट्रायल एंड सन ऑफ एम्परर फर्डिनेंड फर्स्ट, एंड ये भाई है, मतलब ये जो फर्डिनेंड भाई साहब है, ये इसके भाई है, किसके? बारबरा के भाई हैं। अब भाई की ज़िम्मेदारी, भाई जानकारी कराओ, भाई लड़का कैसा है, तो भाई क्या करता है इसका, फर्डिनेंड यूज्ड एन इन्वॉय, वो एक इन्वॉय या एमिसरी को भेजता है, उसका नाम क्या है? निकोलस मैड्रिस ऑफ इंसब्रक। निकोलस मैड्रिस ऑफ इंसब्रक, यही वो आदमी है जो हमारा यहाँ पे लिसनर है। स्पीकर हमने आपको बता दिया अल्फांसो सेकंड है, लेकिन लिसनर कौन है हमारा? लिसनर है हमारा निकोलस मैड्रिस ऑफ इंसब्रक। देखिए एक और चीज़ मैं आपको इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ, ये जो इंसब्रक है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये प्रूफ करता है कि यही वो भाई साहब हैं, ठीक है? ध्यान रखना, निकोलस मैड्रिस ऑफ इंसब्रक, ये जो इंसब्रक लिखा है, ये वही वो चीज़ है जो प्रूव करेगा कि यही लिसनर है, और इसी की वजह से हम ये मान पाते हैं कि वो फर्स्ट वाइफ है, सेकंड वाइफ बारबरा नहीं थी, ठीक है? इसी इंसब्रक वर्ड की वजह से। क्यों? हम पोएट्री दिखाते हैं आपको, तो पोएट्री में देखिए यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है लास्ट लाइन में, व्हिच क्लॉज़ ऑफ इंसब्रक। देखिए जब होता नहीं कि हम लोग फैमिली में किसी को बुलाते हैं, भाई देखिए हमारे सामान है, अच्छा वो कहता है अच्छा हम जो है लखनऊ से, ऐसे लखनऊ से तो हमारा बेड भी है। तो वो समझ में आया ना, उस तरह से कोई रेफरेंस देते हैं। तो जो इंसब्रक यहाँ पे मेंशन है, तो वो जानबूझ के जो दिखाते थे कि ये भी इंसब्रक से ये थे, क्लॉज़ ऑफ इंसब्रक कास्ट ब्रॉन्ज़ फॉर मी। तो इन्होंने एक चीज़ बनाई थी, वो हम बाद में पोएट्री में बताएँगे आपको, जब पोएट्री लाइन बाय लाइन पढ़ाएँगे वर्ड बाय वर्ड। तो यहाँ इंसब्रक आप देख पा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, वो हम आपको बाद में क्या भी बताएँगे। पहले आपने ये सब पढ़ लिया, चलिए कहाँ गया इंसब्रक, ठीक। हाँ, तो ये हो गया नेगोशिएट टू मैच विद सक्सेसफुल कंक्लूजन, तो बात वहाँ पे तय हो जाती है कि इसी की वजह से हाँ, सब कुछ ठीक है। और ये बारबरा हमारी ये भी मर जाएँगी, ठीक है? ये भी ऐसे ही मर जाएँगी जैसे कि इनकी पहली वाइफ मरी थी। तो बारबरा भी जो है उनकी भी डेथ हो जाती है 1572 में सितंबर को। डेट है एक्ज़ैक्टली 19 सितंबर 1572, ओके? अब उसके बाद तीसरी वाइफ की बारी आएगी, और वो होती हैं
अल्फांसो की शादी 24 फरवरी 1579 को, ठीक है? और उसका नाम होता है मार्गरेटा गोंज़ागा। देखिए नाम भी बहुत मार्गरेटा लगता है पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा मँगवा रहे हैं मार्गरेटा का। अच्छा हँसिए मत, ठीक है? आप लोग भी मेरे साथ-साथ। तो मार्गरेटा गोंज़ागा मुझे ऐसा लग रहा है डोमिनोज़ ने यहीं से नाम सीखा होगा मार्गरेटा का। वो मार्गरेटा ही होता है भाई पिज़्ज़ा में मेरे ख़्याल से। तो मार्गरेटा गोंज़ागा, तो ये उसकी वाइफ़ का नाम होता है, ओके? देखिए, एक चीज़ यहाँ पे ऑब्ज़र्व करने वाली क्या है कि इनकी डेट ऑफ बर्थ देखिए 27 मई 1564 भाई साहब जब फर्स्ट वाइफ़ के साथ शादी हुई है तब तो ये पैदा भी नहीं हुई थी। ऑन जुलाई 1515 में तो शादी हुई है और तब तो ये जो है पैदा भी नहीं हुई है इनकी तीसरी वाइफ़ मतलब क्या ही बोले अब हम। चलो ठीक है, ठीक और उसके बाद वो थोड़ा लंबा जीती हैं, इनकी लास्ट वाली वाइफ़ थोड़ा लंबा जिएँगी, ठीक है? ओके, ये भी जो है मतलब ये तो ज़िंदा रहेंगी लंबा, उससे पहले ही अल्फांसो मर जाएँगे, ओके? यहाँ तक आपको पता चला ही हैड नो नोन चिल्ड्रन कोई भी नोन चिल्ड्रन ने कि किसी को पता नहीं चला इनका कोई लेजिटिमेट सन इनको नहीं मिलता है और इसी तरह से इनकी जो पूरी रेन होती है वो खत्म हो जाती है, ठीक है? यहाँ तक आपको समझ में आया? अभी बहुत कुछ है, भागिए नहीं, ठीक है? अब हम बात करते हैं जो मैंने आपको बताया कोई एक इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? आर्ट एंड पैटर्न में देखो मैंने चीज़ मेंशन की है कि जो फ्रा पेंडोल्फ है, जो फ्रा पेंडोल्फ है ये हमारा पोएट्री में आएगा और उसके बाद एक और वर्ड आएगा क्लॉज़। ये 2 फ़िक्शनल कैरेक्टर हैं, ठीक है? फ़िक्शनल कैरेक्टर हैं, एक ये भाई साहब पेंटर हैं और ये स्कल्प्टर हैं, ठीक है? दोनों ही फ़िक्शनल हैं, रियल में एग्ज़िस्ट नहीं करते हैं। लेकिन जो ये वर्ड इन्होंने बताया है, इसके हिसाब से देखा जाए तो इस फ़ैमिली का जब बैकग्राउंड हम चेक करते हैं तो ये एक हमें एक पेंटर मिलता है, गियावनी एंटोनियो पेंडेट, ठीक है? ये आपको दिख रहा है? ये हमारा भाई साहब कौन है? पेंटर है, ठीक है? इसको जो ईच फैमिली ने एम्प्लॉयड किया था मतलब अपने पास रखा हुआ था। किस लिए रखा हुआ था? इसको बनाना था अल्फांसो सेकंड की सिस्टर की फ़ोटो। एक तो काम ये और दूसरा जो है वो इम्पोर्टेंट है हमारे पास। एक इसने स्कल्प्टर बनाया हुआ था, वो है नेपच्यून टेमिंग सी हॉर्स। ये चीज़ मेन है यहाँ पे क्योंकि ये हमारा पोएट्री में भी आता है। देखिए दिखाते हैं हम आपको। ये रहा। नोटिस नेपच्यून थ्रू टेमिंग टी हॉर्स दो और रियलिटी बहुत ही मुश्किल से आपको देखने को मिलेगा ये सब। तो ये चीज़ आपको समझ में आया? ये भी यहाँ पे हमें मेंशन करने को मिलता है। इससे हमें और पता चलता है कि ये जो पोएट्री का जो ड्यूक है वो हमारा अल्फांसो सेकंड और ईस्ट फैमिली से ही बिलॉन्ग करने वाला बंदा होता है। ओके, तो ये सब मैंने आपको क्लियर कर दिया। मुझे लगता है अभी कुछ चीज़ें बची हैं, तो हम वो भी पढ़ लेते हैं, ठीक है? अ, ये तो हो गया मैंने बता दिया, यही बता दिया। और कुछ बचा है? मुझे लगता तो नहीं है। हुँ, हुँ। नहीं, मैंने आपको बाकी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, जो-जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। बाकी आप इस पीडीएफ को अगर आप डीपली पढ़ना चाहते हैं, वैसे मुझे लगता नहीं कि मैंने कुछ छोड़ा है। मैंने सब कुछ आपको डीपली पढ़ा दिया है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे हमारी जो पोएट्री है, उसको हम लोग देखेंगे और पोएट्री हमारी बहुत अच्छी है, वो पार्ट वाइज़ आएगी, जो कि हमारी स्टार्ट होगी यहाँ से। दैट माय लार्ज डचेस पेंटेड ऑन द वॉल लुकिंग एज़ इफ शी वर अलाइव। आई कॉल दैट पीस ऑफ वंडर। बहुत अच्छी पोएट्री लाइन बाय पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको पढ़ के अच्छा लगा होगा, पूरी हिस्ट्री समझ में आई होगी। आपने नोट डाउन भी किया होगा, अगर आपने नोट डाउन नहीं किया है और अगर आप नोट्स चाहते हैं, ये पूरा पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो ये देख लीजिए, ऊपर दिख रहा है आपको साफ-साफ। इसी व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज करके आप पीडीएफ ये ले सकते हैं, ठीक है? टिल देन कीप स्टडीइंग एंड कीप वॉचिंग दिस चैनल।